कि जो संविधान ने व्यवस्था दी है कि हमारे गवर्नर महोदय को प्रति माह एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना पड़ती है, जिसका मजनून ये होता है कि उनकी राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। मेरा ये मानना है कि भारत की कोई भी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। आप जो है एक सीमित दायरे में देख रहे हैं, धर्म परिवर्तन के मायने में देख रहे हैं। मैं उसको और बृहद करने की स्थिति में कह रहा हूं। आज ये स्थिति है कि 90% लोग जो है थाने जाते हैं, उन्हें अपमानित करके थाने से भगा दिया जाता है। विधिक जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। एंड दिस इज द वन साइड ऑफ द स्टोरी। सेकंड जो साइड ऑफ स्टोरी है वो उतनी ही भयावह है कि जो मुकदमे कायम हो रहे हैं उनमें से करीबन 90% मामले ऐसे हैं जो धन के प्रभाव में या राजनीति के प्रभाव में हितों को साधने के लिए पंजीबद्ध हो रहे हैं। 2-4 जो है कथन हमारे थानेदार महोदय एफआईआर को तायद करते हुए काट लेते हैं और फिर वो व्यक्ति जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाता है। क्या हमारे संविधान ने ऐसी सोवरेन सरकारें पैदा की हैं जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन ना करे? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, नहीं। संविधान ने बहुत सशक्त व्यवस्था पैदा की हुई है आर्टिकल 356 की, और आर्टिकल 356 कह रहा है कि यदि संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं हो रहा है तो इसे संविधान की मशीनरी की फेल्योर माना जाएगा। और ऐसी सभी सरकारों को गिराने की व्यवस्था संविधान ने दी है कि हर महीने जो गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं वो सही रिपोर्ट भेजें। अब मैं वेस्ट बंगाल की ही बात करता हूं। मैंने ढेर सारे गवर्नर्स को प्रेस और मीडिया के सामने रोते, बिलखते, चिल्लाते, चीखते देखा है। वो अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार जो है वो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, लिहाजा संवैधानिक मशीनरी की फेल्योर हो चुकी है। अब समय आ गया है आर्टिकल 356 को जो है वो लगाया जाए। रही बात कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह अपनी टांग अड़ाता है, ये भी उचित नहीं है। यदि इंडियन जुडिशियल एक्ट लाया गया जिसके तहत एक जवाबदेह, पारदर्शी तरीके से चुनी गई जुडिशरी भारत देश को जो है न्याय व्यवस्था का हिस्सा बने, तो इसे कॉलेजियम की घटिया व्यवस्था जिसके तहत करीबन 67 परिवार आपस में ही अपने लोगों को जो है ना नामित करके उन्होंने हायर जुडिशरी पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करके रखा है, ये किस डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका जो 56 इंच का सीना है वो यहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? 56 इंच का ये सीना यहां दिखना चाहिए। और जितना बेबस आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सब राजनीतिक ढोंग है। इस ढोंग से बाहर निकलिए। यदि राज्य सरकारें 90% केस में अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करके एफआईआर दर्ज नहीं कर रही हैं, तो पुलिस क्यों अकाउंटेबल नहीं है? अब तो स्थिति ये बन गई है कि जो 112 और ये सब जो है, और जो है सीएम हेल्पलाइन से भी ढकोसला हो गई है। आप वहां फोन करके देख लीजिए, उसमें भी हितों को साधा जा रहा है। जो आम दुखी व्यक्ति है उसको वहां भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी कहां लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्या आज का राजनीतिक सिस्टम आपको अच्छी व्यवस्था देने के लिए सक्षम है? मेरा मानना है जी नहीं। मेरा यह भी मानना है कि आज जो सरकारें स्थापित हुई हैं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत स्थापित हुई हैं, जहां पर उस समय के राजनेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए डरे हुए अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजों की शर्तों पर
इस देश का विभाजन स्वीकार किया। विभाजन के समय उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया और आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप दिए। और ये उससे भी लज्जा की बात है कि अभी नए 3 कानून बने हैं। इट इज नथिंग बट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। पुराना सेक्शन ए, नया सेक्शन ए। क्या हम भारतीय अपने लिए 3 अच्छे कानून नहीं लिख सकते हैं? ये बेहद ही लज्जा का विषय है। ये बेहद ही राजनीतिक ढोंग का विषय है कि हमने वर्तमान सिस्टम चूंकि हमारे लाभ में आ रहा है, इसने पहले अंग्रेजों की सेवा की है, अब इन राजनेताओं की सेवा कर रहे हैं। क्या इस देश के लिए ये लज्जा का विषय नहीं है कि पार्लियामेंट्री जो 2024 का पार्लियामेंट गठित हुआ है, इसमें 251 सदस्य 46% लोग जो है वो आपराधिक चरित्र के लोग हैं। इनमें से 31% लोग जो है वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। क्या हो रहा है इस देश में? 27 MP तो ऐसे हैं जिन्हें सजा मिल चुकी है। क्या इस देश के राजनेताओं को 144 करोड़ के देश में 543 स्वच्छ चरित्र के लोग नहीं दिखते हैं? कब तक हम ये राजनीतिक ढोंग करेंगे और हम और आप सिर्फ हाथ हिलाएंगे, मुंह हिलाएंगे और इनके आदेशों का पालन करेंगे, या मरने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत देके जाएंगे? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना होगा। अब मैं इस जगह पर थोड़ा सा पॉज करना चाहूँगा और आप लोगों की रिएक्शन सुनना चाहूँगा, जिससे कि ये मोनोलॉग ना हो, एक डायलॉग हो। बल्कि मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों ने यदि क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को ना देखा हो तो मैं छोटे भाई डॉक्टर ज्योतिरादित्य दुबे जी से प्रार्थना करूंगा कि वो उसकी लिंक आप सबसे शेयर कर लें और आप सब लोग क्राइम फ्री भारत मिशन को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें 9000 से अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि इस देश को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। जो ये ढकोसला है, मैं कह रहा हूं, भारत सरकार के खजाने से बिना 1 पैसे का उपयोग किए हुए मैथिली शरण गुप्त, मतलब मैं स्वयं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं इस देश के 144 करोड़ लोगों को, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी उसके लोग सम्मिलित हैं, उनको समृद्ध बना सकता हूं, खुशहाल बना सकता हूं। उनको उनके पोटेंशियल का रोजगार जो है ना दिलाने का रोड मैप बना हुआ है। और इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे का उपयोग नहीं करूंगा, नॉट इवन 1 पैसा। उल्टा हम अपने 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे। लिहाजा 5 साल के अंदर भारत में कोई भी भारतवासी ना तो डायरेक्ट टैक्स देना होगा ना इनडायरेक्ट टैक्स, तो ना जो है ना इनकम टैक्स होगा ना GST होगा, और भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। भारत के 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल रियलाइज होने की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। वो यात्रा अपने समय पे पूरी होगी, लेकिन यात्रा अभी प्रारंभ होगी। उसके पहले पड़ाव पर ही ये देश इतना चमक उठेगा। इसके साइंटिस्ट, इसके इंजीनियर्स अपने आप में कमाल के होंगे। अब इस देश को लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को बंद करना होगा। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय गुरुकुल सिस्टम को 3 साल तक अध्ययन किया। 1832 से लेके 1835 तक 3 साल अध्ययन करने के बाद एक 1780 या 1870, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, या तो 1780 है या 1870 है, इतने पेजेस की रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, जिसपे कई दिनों लंबी चर्चा हुई है। और सुविचारित षड्यंत्र के तहत एक इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया 1835 में। मैं इस देश के हिस्टोरियन की भर्त्सना करता हूं जिन्होंने
उस चीज को गायब कर दिया कि जब अंग्रेजों ने दमन नीति के तहत भारत से गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट किया तो क्या क्या अत्याचार किए हैं, इसका डिटेल कहां अवेलेबल है। और यदि इसका डिटेल अवेलेबल है तो अब समय आ गया है कि उसे कंपाइल किया जाए। अब समय आ गया है कि 1780 या 1870 जितने भी पेज हैं उस पेज की रिपोर्ट को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई वो हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। और हम ये नहीं कहेंगे कि वो कुरुकुलम का हिस्सा होना चाहिए, वो तो बुजुर्ग से बुजुर्ग, बच्चे से बच्चे को भी मालूम होना चाहिए। मैं अब इस समय अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि आप मुझसे क्या सुनने की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मैं आपको इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप सब लोग साथ देंगे तो मैथिली शरण गुप्त, मैं किसी दूसरे की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं बीजेपी की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी सामर्थ्य और अपने मॉडल की तरफ से कह रहा हूं कि इस देश को बदला जा सकेगा। और जो आज दुष्ट हैं, जो आज अपराधी हैं, वो आज की परिस्थितियों के कारण पैदा हुए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस देश की परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस देश में लोग अपराध नहीं करेंगे क्योंकि अपराध करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। और जो आदत के बसबूत होके जो अपराध कर देंगे वो जेल में सड़ेंगे। इतनी अद्भुत व्यवस्था होगी कि हर भारतीय को एक अपराध मुक्त भारत मिशन का वॉलंटियर मिलेगा। आप बटन दबाएंगे तो वो वॉलंटियर आपके पास पहुंच जाएगा। वो उसके पास जो है, जो उसका अपना ऐप होगा, उसमें कुछ कुछ ऐसे अटैचमेंट लगे होंगे कि जो चीज़ें आज के डॉक्टर नहीं बता पा रहे हैं वो ऐप बता देगा। एकदम अद्भुत। तो जहां एक और एफआईआर आपकी सर्टेनिटी से रजिस्टर होगी, यहां मेरा मानना है कि अकेली प्रॉब्लम एफआईआर दर्ज होने की है ही नहीं। यहां दूसरी प्रॉब्लम है झूठी एफआईआर दर्ज होना, झूठी गवाही देना, झूठी या अपने मन से एफआईआर को तायद करते हुए कथन जो पुलिस लिख लेती है, वो एक प्रॉब्लम है। जो लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी विवेचना अपने स्तर पर करती है, वो एक प्रॉब्लम है। और जो हमारे वकील महोदय फीस के लालच में और अन्य लालचों में जो झूठी बहस करते हैं, और एक न्याय का ड्रामा जो हमारे न्यायालयों में हो रहा है, जिसमें जिन लोगों ने अपराध नहीं किए हैं या बहुत छोटे अपराध किए हैं वो वर्षों वर्ष जेल में सड़ रहे हैं, और जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो जो है जेल में होना चाहिए। अब मैं अपनी बाड़ी को इस समय थोड़ा सा विराम दूंगा और आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं या आप मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित आपने जितनी भी बातें रखी बेबाक तरीके से और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा कि समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, हमें किन प्रक्रियाओं का सहयोग से, प्रयास से कैसे लोगों से जुड़ के हम समाज में एक परिवर्तन की दिशा को तय कर सकते हैं, दशा को तय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचारों को रखने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी बड़ी बहन आदरणीय शीतल गहलोत जी हम सभी के समक्ष है। मैं चाहूंगा आदरणीय बहन जी आइए और आप अपने विचारों को, अपने भाई साहब को बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, भाई साहब के विचारों को आपने समझा। मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों को हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय शीतल बहन जी। नमस्कार, जय श्री राम। अभय जी को भी प्रणाम है और आप सभी साथी जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। मैथिली शरण जी की बात सुन रही थी, काफी विषय समझ आए, काफी विषय नहीं समझ में आए, लेकिन एक जो बात है वो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूँ। एक बात जो कही मैथिली शरण जी की वो मुझे बड़ी ठीक लगी कि किसी भी सरकार के भरोसे
राज्य सरकारों के न्यायिक व्यवस्थाओं के भरोसे अगर हम रहेंगे तो देश में ठीक से रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वाकई फैक्ट बात है, क्योंकि कभी कभी कई बार विचार आता है कि जब हम मंथन करने हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैं दिल्ली से मेरठ की ओर जा रही हूँ और संडे को मेरा यही शेड्यूल रहता है। इसी वजह से अभय जी मैं आपकी मीटिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ बहुत बार। तो एक बार मेरे मन में भी, और ये लेख मैं दरअसल लिखती भी हूँ, तो लिखने के हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। 1500 ईस्वी के बाद आप सोचकर इतने साहसी और बुद्धिमान रहे होंगे वो लोग जिन्होंने ठंडे से प्रदेश से निकलकर अनजान रास्तों से होते हुए अनजान जगहों पर जाकर हम जैसे भारतवासियों को जो झंडा लेके बुलंद रखते हैं और अपनी आवाज को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भारत एक महान देश है। तो आप इस बात से बिल्कुल संशय मत रखिएगा भारत किस प्रकार का महान देश है कि चंद मूर्खों ने, कुछ जोकरों ने आकर भारतवर्ष को गुलाम बना लिया। जबकि 1911 में 1911 में जब इंग्लैंड में पहला विद्यालय खुला था ना, तब भारत की जो आबादी थी वो 99% लिटरेट थी। पूरा भारतवर्ष साक्षर था। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उन जोकरों ने भारतवासियों को गुलाम बना लिया, इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता इतिहास में। अभी भी अगर आप देखें तो ब्रिटेन की जो जनसंख्या है और वो जो क्षेत्रफल है वो गुजरात के बराबर है, लेकिन दशकों तक उन्होंने, शताब्दियों तक भारत को नहीं दुनिया को गुलाम बनाकर रखा। भारत की करोड़ों जनसंख्या को मात्र कुछ लाख या हजार लोगों ने गुलाम बनाकर रखा। और गुलाम ही नहीं बनाकर रखा, हत्याएं की, लूटपाट किया। उनको अपनी कौम पर कितना गर्व होता होगा हम समझ सकते हैं कि मुट्ठी भर लोग दुनिया पर तो नचा रहे हैं और बड़ा मौज कर रहे हैं। भारत के एक जिले में शायद ही 50 अंग्रेज रहे होंगे, लेकिन लाखों लोगों के बीच अपनी धरती से हजारों मील दूर आकर अपने से संख्या में कई गुना अधिक लोगों को इस तरह गुलाम बनाकर रखना, क्या अद्भुत साहस है उनका। हम सभी को प्रणाम करना चाहिए उनको। अगर इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि उनके पास हम सब पर अत्याचार करने के लिए जनसंख्या यानी लोग भी नहीं थे, उनकी इतनी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी कि वो हम पर अत्याचार कर सके। क्योंकि चंद लोग आए थे तो उन्होंने अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल भी हम ही लोगों को किया। तो शुरू से ही हम लोगों का नेचर रहा है इस्तेमाल होते रहने का। हम में से कुछ लोगों को भर्ती किया और अत्याचार करने के लिए, हमें लूटने के लिए हमारे ही लोगों का हम पर ही इस्तेमाल किया। सोचकर भी बहुत अजीब लगता है कि हम लोग अंग्रेजों के सैनिक बनकर अपने ही लोगों पर अत्याचार करते थे। हम में से बड़े चंद ही लोग होंगे जो चंद्रशेखर बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कुछ लोग होंगे मात्र, जो गिनती के हमारे समाज पर दृष्टि डालते होंगे और कहते होंगे वाह वाह क्या मूर्ख भारतीय हैं। आज वही नपुंसक समाज उन चंद लोगों के नाम के पीछे अपना कायरतापूर्ण इतिहास छुपाकर झूठा दम्भ भर रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी आदरणीय मैथिली शरण जी आपकी बात से कि भारत में जब जब गद्दार और मक्कार शासन करके गए हैं उनमें उनका कोई दोष नहीं है। गद्दारी और मक्कारी भारतीयों के खून में भरी हुई है। गर्व से आज ये बात, अगर हम में से पूरे भारतवर्ष के लोग आज भी जंग नहीं लड़ेंगे, कल भी जंग नहीं लड़ेंगे, लड़ाके तो कुछ कम ही होते हैं। आज हम 10 बजे के अराउंड सब लोग यहाँ तन्मयता के साथ बैठे हुए हैं और भारत के राष्ट्रीय चिंतन के इस विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सार्थक मानसिकता के चंद ही लोग होते हैं, जबकि मीटिंग का मैसेज हजारों लोगों तक सर्कुलेट होता है। मैं भी अपने संगठन की जब मीटिंग करती हूँ तो हजारों सैकड़ों लोगों को इंडिविजुअली सेपरेटली कॉल करके भी इनविटेशन देती हूँ कि आइए आज राष्ट्रीय चिंतन में कुछ बातें करते हैं। भारत की सोर जा रहा है, किस प्रकार से हम अपने लोगों को संगठित करके राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी हैं भारतवर्ष में। आप सभी जानते हैं इन सब बातों को कि पुराने इतिहास को उठाकर देखेंगे कि अरब के रेगिस्तान से कुछ भूखे लोग आए थे, उन्होंने हमको लूटा, मारा, बलात्कार किया और हम वहां पर भी हम नाकाम रहे। हमारे मंदिर तोड़े, स्त्रियों से बलात्कार किए, लेकिन हमने क्या किया? 2 दिन में विवाह लूटपाट करते हैं तो हम लोग रात को चुपचाप विवाह करने लगे। वो जवान लड़कियों को उठाकर लेके जाने लगे, बचपन में ही हमने शादियां शुरू कर दी। तो
अंदर हो गया है। 1000 सालों की दुर्दशा, 1000 नहीं 2000 2500 सालों से भारत आक्रमणकारियों को झेल रहा है। चंद्रगुप्त के समय में आपने महाराजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। महाराजा विक्रमादित्य के समय में 2 दिन से अधिक न्याय व्यवस्था हल करने में समय नहीं लगता था। आज आप न्याय की दहलीज पर न्याय मांगने के लिए जाएंगे, आदरणीय मैथिली शरण जी ने अभी बताया कि आप पागल हो जाओगे, आप पिटीशन डालते रहोगे, आप वहां पर गुहार लगाते रहोगे, आपकी केस गया किस परिस्थिति में होगा और उसका हो क्या जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हैं। आज एक जनसंख्या है जो अत्याचारियों को अपना पूर्वज मानने लगी है। आप लोगों को एक मेरे दिमाग में एक घटना आ रही है। अटल जी ने एक बार पार्लियामेंट में अपने भाषण में कहा था कि एक युद्ध जीतने के बाद 1000 अंग्रेजी सैनिकों ने विजय जुलूस निकाला था। तो सड़क के दोनों तरफ 20,000 भारतीय लोग उस विजय जुलूस को देखने के लिए लग गए थे। अगर ये 20,000 लोग एक एक पत्थर एक एक डंडा भी उठा लेते तो ये जो मूक दर्शक बने हुए थे वो विजेता बन जाते। लेकिन जो उस वक्त की व्यवस्थाएं थी, हमारी सबसे बड़ी विडंबना आज भी यही है कि हम आज भी बटे हुए हैं जातियों में। आपने अभी हाल ही में देखी होगी एक घटना यादवों और ब्राह्मणों को लड़ाने की। मैं किसी भी तरह के पक्ष में नहीं हूँ, राष्ट्रवादी लोगों के पक्ष में हूँ जो भी राष्ट्र की बात करेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे अखिलेश यादव हो। बुद्धिमत्ता के साथ देखते हुए हमें ये प्रश्न खुद से ही करना होगा कि भारत के हित के लिए, हिंदुओं के हित के लिए, सनातनियों को इकट्ठा करने के लिए कौन काम कर रहा है। इतना मत हम सभी के अंदर है, लेकिन विकलांगता मन मस्तिष्क में इतनी आ गई है कि हम स्वयं कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर एक एक पत्थर भी सभी, यही कश्मीर में भी हो सकता था, स्थितियां बदली जा सकती थी। हम सरकारों के भरोसे न रहकर अगर स्वयं में संगठित होकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बीड़ा उठाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, जीत गए तो वसुधा का सुख भोगोगे, हार गए तो फिर संघर्ष दोबारा है, विजित रहे तो पूज्य रहोगे इस जग में, और पराजित को जग ने धिक्कारा है। तो आप सभी से अनुरोध है, विजय के लिए आगे बढ़िए, एक दूसरे की मदद कीजिए, साथ रहिए। अपने आप को ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय इस तरह की बातें मत करिए। ये नकारात्मक संदेश समाज में जाता है। हमसे ज्यादा जो जातियां हैं वो मुसलमानों में है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वो लोग सारे एकत्रित हो जाते हैं। वो कभी नहीं कहते। अभी एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे, वो शादी का कार्ड पढ़ के सुना रहे थे कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि बरेलवी अगर आ जाए तो देवबंदी की शादी में भोजन ना करके जाए, ऐसे ही चले जाए, ये कार्ड उनके लिए है ही नहीं। हमारे यहाँ हिंदुओं में कार्ड अगर किसी के यहाँ, अनजान के यहाँ भी पहुंचा है, वो भी भोजन करके जाएगा। कोई ऐसी जातिगत व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं बनाई गई है। अभी मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, देखती हूँ, संगठनों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से। वाकई भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, उनकी पूजा मंदिर में पंडित लोग करते हैं, जबकि रावण एक पंडित था, उसको भगवान श्री राम ने मारा। ऐसा कोई द्वंद जाति व्यवस्था का भारत में कभी नहीं रहा। यहाँ शूद्रों द्वारा लिखी हुई रामायण का पठन पाठन हम सभी करते हैं, पंडित दीक्षा देते हैं, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए बने। ये जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत अद्भुत थी। मनुस्मृति को जलाया गया, हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को जिस प्रकार से आज बखेड़ा करके खड़ा किया जा रहा है, वाकई आवश्यकता है कि सारे हिंदू संगठनों को इसके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। और कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे हिंदुओं को, सनातनियों को बरगलाने का प्रयास करता है, एकजुट रहकर जब तक समस्या और सुलझाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप सभी से कहना चाहूंगी कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति, कोई भी सरकार ऐसी जादुई नहीं बनी है कि पलक झपकते ही समस्याएं हल हो जाएंगी। हम सभी को एक दूसरे का हाथ संभालते हुए, पकड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। ये मत समझिए कि ये संगठन आगे बढ़ रहा है, इस पीछे खींचे, ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे, इस बात को छोड़ दीजिए। आप इस्लाम से, इस्लाम के मानने वालों से ये प्रेरणा बहुत अच्छी ले सकते हैं। वो कोई भी एजेंडा लेकर व्यक्ति नहीं चल रहा है। उनके यहाँ एक ही मस्जिद से ऐलान होता है और वो सब में सर्कुलेट होकर उसको सब फॉलो।
हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम सभी एक व्यवस्था को फॉलो करें और अपने लोगों का साथ दें हर प्रकार से। अभय जी, आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया और समय दिया, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आदरणीय मैथिली शरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी बातों को से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आप सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आप आई, अपने विचारों को हम सभी के समक्ष रखा। मैं पुनः आपके हृदय तल से और समस्त संघ परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और ये आग्रह भी करता हूं कि निश्चित आपका मार्गदर्शन निरंतर इसी प्रकार हम समस्त संघ परिवार को प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मैथिली शरण भाई साहब, अगर अपने विचारों को पुनः आप रखना चाहते हैं आप। जरूर। देखिए, अभी बहन शीतल जी ने कहा कि हमें अपने जाति को और सबको भूलकर एक होना चाहिए। यही बात कही गई थी कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस चुनाव में काफी इसने सुर्खियां बटोरी हैं। मैं इससे हटके एकदम भिन्न बात कहना चाहूंगा। जैसे कि देश में बहुत सारी जातियां हैं, धर्म हैं, रेसेस हैं, हम सब लोगों की सोच अलग अलग है और ये सोच एक दिन में नहीं बनी है। ये सोच हम लोगों की अनुभवों के माध्यम से पक के अब तो बिल्कुल काफ़ी कुछ कठोर हो चुकी है, उसमें दृढ़ता आ गई है, उसमें जो मुलायमियत है वो गायब हो चुकी है। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है कि मैं ना तो आपकी सोच बदलूंगा, ना आपके किसी क्रियाकलाप को बदलूंगा। यदि आप सब लोग अच्छे भारत का संकल्प मात्र ले लें तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने ऐसे मॉडल डेवलप कर लिए हैं कि भारत सरकार के खजाने पर बिना एक पैसे के बोझ के और भारत के हर नागरिक को टैक्स मुक्त करते हुए और भारत के हर नागरिक को कर्ज मुक्त करते हुए आने वाले समय में किसी भी भारतीय को किसी से भी कर्ज नहीं लेना होगा, ना अपने माता पिता से, ना अपने भाइयों से, ना अपने रिश्तेदारों से, ना किसी सेठ महाजन से, ना ही किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि इसके लिए एक कल्पवृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की गई है। एक अद्भुत व्यवस्था जहां पर बैक एंड पर 3 जगह से धन आ रहा है और कल्पवृक्ष अकाउंट को धन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको अस्थायी रूप से सुदृढ़ बना रहा है, आपको आपके पोटेंशियल के रोजगार के लिए तराश रहा है और आपके पोटेंशियल को नाप रहा है और पोटेंशियल तक पहुंचने की जो यात्रा है उसका पाथवे बना रहा है और उसे जो है फिर माइलस्टोन के जरिए सुगम पाथ में कन्वर्ट कर दे रहा है। भारत में अब किसी को लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। भारत में किसी को शिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर भारतीय को उसके पोटेंशियल को पहचान कर, पाथवेज बनाकर और उसको माइलस्टोन में ब्रेक करके एक माइलस्टोन को हासिल करने का कार्रवाई पहले की जाएगी। उस माइलस्टोन के लिए जो आपको शिक्षा चाहिए, जो आपको हुनर चाहिए, जो आपको टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग चाहिए, ये टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग, हम टेक्नोलॉजी के एरा में हैं, ये टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को हर भारतीय को दिया जाएगा, उस भारतीय को भी दिया जाएगा जिसके खुद के खीसे में पैसे नहीं हैं, उसके पिताजी के खीसे में पैसे नहीं हैं
और किसी के खीसे में पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर भारतीय के पास, जो अभी आप सेविंग अकाउंट कहते हैं, उसका नया नाम मैंने दिया है अर्निंग अकाउंट। और उस अर्निंग अकाउंट के पीछे हमने एक अदृश्य तरीके से कलवृक्ष अकाउंट को अटैच कर दिया है। एक कलवृक्ष अकाउंट लगातार आपके अर्निंग अकाउंट को देख रहा है, और जब 5 मौलिक अधिकारों के लिए आपको धन की आवश्यकता है और धन आपके पास नहीं है, तो कलवृक्ष अकाउंट बिना मांगे, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अप्रूवल के आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। और फिर आपको, जो लोग भी आपका पोटेंशियल नाप रहे हैं, जो व्यक्ति आपके पाथवेज डिजाइन कर रहे हैं पोटेंशियल तक पहुंचने के, जो आपके उन पाथवेज के माइलस्टोन बना रहे हैं, और हर माइलस्टोन के लिए जो शिक्षा, जो हुनर और टेक्नोलॉजी, और ये शिक्षा 5-5, 10-10 साल नहीं चलने वाली है। यदि उस माइलस्टोन के हासिल करने के लिए 6 महीने की शिक्षा पर्याप्त है, तो वो 6 महीने की शिक्षा दी जाएगी। फिर 6 महीने तक आपको उसमें सिद्धस्त बनाया जाएगा, सतत अभ्यास कराया जाएगा, और आप उस माइलस्टोन के अनुरूप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको लगा दिया जाएगा। और ये राष्ट्रीय संपदाएं बिलियंस और करोड़ों और अरबों की जो है ना पूरे देश में चलेगी, क्योंकि वो 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो है होने वाली हैं। और जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, उतनी भारत विकास निधि पैदा होगी। तो ये आज का जो रुपए है, इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुपीरियर मनी होगी, क्योंकि आज आप जो धन पैदा कर रहे हैं, ये बहुत इन्फीरियर कॉन्सेप्ट में पैदा हो रहा है। मैं आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि नोट कैसे छपते हैं। तो भारत सरकार तय करती है कि मैं इतना बजट खर्च करूंगे। तमाम तरीके से जो पैसा इकट्ठा होता है, इंक्लूडिंग जो आपके ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, जो आप IMF से पैसा लेते हैं, या FDI आता है, जो भी जहाँ से भी आपका मनी का फ्लो होता है, उसको ख़त्म होने के बाद जो गैप रह जाता है, उस गैप की पूर्ति नोट छाप करके की जाती है। लिहाजा आज का जो रुपया है, जो नोट है, इसके 2 दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। एक दुष्परिणाम है कि हमारा रुपए का अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, और दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है मुद्रास्फीति, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब आप ये सोचिए कि हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, 5 मौलिक अधिकारों के लिए ढेर सारे जो है ना राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण कर रहे हैं। वो हार्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। हमारी जो गौशालाएं हैं, जो सैकड़ों एकड़ों में फैली होंगी, आज जैसी जो दुबली पतली आप गौशालाएं देखते हैं, जिनको बहुत बड़ी गौशालाएं कहते हैं, वो लघु गौशालाएं के कहने लायक भी नहीं बचेंगी। इतनी फैली हुई बृहद जो है इंटीग्रेटेड हमारी गौशालाएं होंगी। हमारी गौशालाएं, कई गौशालाएं सर्कुलर शेप में जो है ना रहेंगी, और उनसे जो है जैसे रेडियल जो है ना डायमेंशन निकलती है, ऐसे रेडियल पाथवेज निकलेंगे और रेडियल वाटरवेज निकलेंगे। ये वाटरवेज नहरों से जुड़े होंगे, और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो ट्यूबवेल हो, तालाब हो, कुएं हो, उनको हार्नेस किया जाएगा। आज के समय ये करना इसलिए संभव नहीं है कि हमने अपने पानी को पॉल्यूट कर दिया है। केमिकल जो हम चारों तरफ से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ढेर सारे हार्मफुल केमिकल का यूज कर रहे हैं, उसके कारण हमारा ओवरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो चुका है, और अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो केवल पानी नीचे ही नहीं जा रहा है, पानी अंडरग्राउंड वाटर भी दूषित हो रहा है। अब हमें एक हार्मफुल केमिकल मुक्त भारत बनाना होगा। नुकसानदेह केमिकल
ना तो भारतवर्ष में पैदा किए जा सकेंगे, ना ही इंपोर्ट किए जा सकेंगे। हमारा एक पुलिस अधिकारी है, वो जो है हमसे जूनियर थे, राजेश गुप्ता उनका नाम है। एक दिन वो मुझसे मिलने आए, उस समय मैं डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी हुआ करता था। तो मैंने कहा अरे आपने तो पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। बोले सर हम लोग ठहरे पुलिस वाले, पुलिस वाला की भाषा में हमने पानी से बात की। तो हमने कहा क्या बात की आपने? मैंने कहा थम कर कहाँ जाता है। तो यदि आपको याद हो, जब भी कोई पुलिस यूनिट के आसपास जाता है तो संतरी उसको चैलेंज करता है, थम कर कहाँ जाता है। तो बोले यही बात मैंने पानी से कहा, थम कर कहाँ जाता है, और उस पानी को नीचे भेज दिया। आज इसी बात की आवश्यकता है कि हमारा पानी खारे समुद्रों में जाके कम से कम पहुंचे। हम 99% पानी को उसके पहले भारत में ढेर सारी जो है ना ट्रंचेज खोद कर उस पानी को हम अब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके दोनों तरफ जो है 4 तरीके के ऐसे पेड़ लगेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसमें औषधि के पेड़ होंगे, विशेष तौर पर जानवरों के लिए प्रोटीन रिच फॉडर। तो वो भूसा नहीं खाएंगे, वो खली नहीं खाएंगे, वो प्रोटीन रिच ग्रीन हर्बल जो है ना पत्तियां खाएंगे, उसकी फलियां खाएंगे, जो बहुत ही जो है ना अच्छी होंगी। ये जो पानी है, जड़ों को जो है ना कि जो हॉरिजॉन्टल डगारे हैं उनकी प्रूनिंग कर दी जाएगी। और जब हॉरिजॉन्टल डगारों की प्रूनिंग होगी और पेल हमारा वर्टिकल ऊपर जाएगा, तो उसके वजन को संभालने के लिए जड़ें गहरी जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जड़ों के सहारे हम बहुत जल्दी जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएंगे। जैसे ट्यूबवेल पानी निकालने के लिए यूज होता है, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हजारों और लाखों ट्यूबवेल होंगे जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। उनकी ऑटोमेटिक क्लीनिंग की व्यवस्था होगी। जहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके टेक्नोलॉजिकल समाधान निकाले जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। हम किसी अंग्रेज को या किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री को फॉलो नहीं करेंगे। भारत के साइंटिस्ट ऐसी अद्भुत रिसर्च करेंगे, और आपको तो बहुत सारी रिसर्च सौगात में मिली है। हमारे बहुत कम भारतीय इस बात को जानते हैं, वर्तमान समय का हवाई जहाज किसने बनाया? आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि इसे राइट ब्रदर ने 1903 में बनाया था। ये पूरी तरह से गलत जानकारी है। सही जानकारी है कि इसे सबसे पहला वर्तमान आधुनिक युग का जो विमान है वो एक भारतीय ने बनाया था, जिसका नाम है शिव कुमार दलपते। इसका ट्रायल 1885 में, मतलब 1903 के 3 साल पहले हजारों भारतीयों के सामने जुहू चौपाटी पर इसका पहला डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, सन 1885 में, जिसमें ढेर सारे प्रबुद्ध नागरिक और राजे महाराजा भी उपस्थित थे। कोई बंद कमरे में किसी ने कुछ कर लिया ऐसा नहीं था। यह जहाज जो कि अनमैन्ड था, ये 1500 फीट ऊपर गया। 18 मिनट ये हवा में रहा और सुरक्षित लैंड किया। जो राइट ब्रदर ने 1903 में हवाई जहाज का नमूना बनाया था, वो सिर्फ 150 फीट गया था और क्रैश हो गया था। हमारा जो जहाज था वो लिक्विड मरकरी के सिद्धांत पर बनाया गया था, जो महर्षि भारद्वाज ने अपने विमान शास्त्र में लिखा हुआ था। तो 3000 श्लोक 8 अध्याय वाला एक अद्भुत 3000 श्लोक 8 अध्याय वाला एक विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज ने लिखा था। ऐसे
जाने कितने शास्त्र लिखे हुए हैं, ना जो आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। अब समय आ गया है कि उन सब शस्त्रों को निकाला जाए और उस पर हैवी रिसर्च करके उस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। मेरे मित्रों, ये संभव है। अब लौट के आते हैं फिर से अपनी पानी की यात्रा पर। तो उसके दोनों तरफ जो है फॉडर के प्लांट्स होंगे, फल के प्लांट होंगे, औषधियों के प्लांट होंगे, और हमारी गायें जो है सूखे चारा नहीं खाएंगी, वो प्रोटीन रिच फॉडर ग्रीन निकाला हुआ खाएंगी। और अकेला वो नहीं खाएंगी, साथ में जीवनवर्धक औषधियाँ खाएंगी, और उससे जो है उसका प्रभाव, ऐसा मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर जो है, जो हमारी देसी गाय है जो कि अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क देती है, वो अमृत तुल्य और औषधि तुल्य भी हो जाएगी। ऐसी गाय जिसके शरीर में सभी देवता निवास करते हों, जिसके गोबर में माँ लक्ष्मी साक्षात बैठी हुई हों, वहाँ हम लोग कैसे त्रुटि कर रहे हैं कि हम गाय को हत्या कर रहे हैं। हमने गाय हत्या का कानून बनाया हुआ है। हम भारतीयों को लज्जा नहीं आती है। हम भारतीयों को लज्जा क्यों नहीं आती है? अब समय आ गया है कि हमें लज्जा आना चाहिए। जी आदरणीय, आपने जो आक्रोश व्यक्त किया वो बिल्कुल सत्य है। ये हम सभी को आक्रोशित होना चाहिए। और आपने जो विचार रखे हैं वो प्रकृति से हमारी तादात्म्यता, एकात्मता और अन्योन्याश्रिता, जो हमारे हजारों वर्षों की साधना रही है ऋषि मुनियों की, कि हमें प्रकृति और हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमें बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। इस चीज को आपने रेखांकित किया पानी के विषय में, प्रकृति के विषय में, जो आदरणीय गौ माता है उनके विषय में। ये सारी बातें आपकी सत्य है और हमें अपनी संस्कृति को जानना चाहिए। विमान शास्त्र, नाट्य शास्त्र, एक्टिंग के जो आज कोर्सेज कराए जाते हैं उसमें बहुत एडवांस तरीके का जो बुक लिखी गई वो भारत में लिखी गई, नाट्य शास्त्र जिसको कहा जाता है। प्लेन्स के बारे में जो बुक लिखी गई वो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयागराज स्थित में विमान शास्त्र करके लिखा गया। बिल्कुल आपका कहना सत्य है। इन सभी जानकारियों का मैं आपके हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ी सी प्रार्थना और करना चाहता हूं, क्योंकि विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। मैं आप लोगों से एक वचन चाहता हूं, क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? मैं आपका सोच नहीं बदलूंगा, मैं आपका क्रियाकलाप नहीं बदलूंगा। आज जो आप कार्रवाई कर रहे हैं तन्मयता से उसी में लगे रहिए बिना किसी परिवर्तन के। क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेके, जो हल्का सा हमने विकेंद्रीकृत मॉडल का वो किया है, यदि आप उसमें हमारा साथ देंगे तो हम चंद दिनों में 100 करोड़ होंगे। ये राजनेता हमारे चरणों में बैठने के लिए विवश होंगे। और मैं अपने मॉडल के तहत, जो मेरे अपने नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कॉस्मिक डाउनलोड से वो प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो है इतनी सारी चीज़ों पर अथॉरिटी नहीं रख सकते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, डंडा छाप हैं, माना कि शिक्षा से इंजीनियर हैं, शिक्षा से वकील हैं, शिक्षा से मैनेजर हैं, MBA हैं, शिक्षा से डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। लेकिन इतनी सारी चीज़ों पर जो मैं बेबाकी से बोल रहा हूँ वो मेरे अनुभव का हिस्सा नहीं हो सकती है। लिहाजा अब कॉस्मोस चाहता है कि ये देश बदलेगा। कॉस्मोस चाह रहा है कि अब कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। मैं आप लोगों से केवल एक आश्वासन चाहता हूं, क्या आप हमारे साथ हैं? मैं आपके किसी भी क्रियाकलाप को नहीं बदलूंगा, आपके सोच और चिंतन को नहीं बदलूंगा। आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसी तन्मयता से करते रहिए। मैं किसी में कोई खोट नहीं निकालूंगा। यदि कोई अच्छा है तो अच्छी बात है, कोई बुरा है, दुष्ट है, अपराधी है, तो मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति आज की परिस्थितियों के कारण ऐसा है जैसा वो आज है। जब हम उसकी परिस्थितियां बदल देंगे तो कल वो वैसा नहीं रहेगा। और यदि दुष्टता उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन गया है
तो जो पीछे जो है ना क्राइम फ्री भारत का मॉडल बना हुआ है, ऐसे दुष्ट लोग जो प्रवृत्ति के चरणों हाथों जो है ना मजबूर हैं, वो जेलों में सड़ेंगे, उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो आप चिंता मत करिए। केवल मैं आप लोगों से यह आश्वासन चाहते हैं कि क्या आप मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हुए हैं? क्या आप अच्छा भारत चाहते हैं? ये चमत्कार मैं मात्र 9 दिन में कर सकता हूं, मात्र 9 दिन में। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट भाई आदित्य दुबे, डॉक्टर ज्योतिरादित्य भूषण दुबे जी को भेजे थे। मेरे ख्याल से वो समय समय पर वो आपसे शेयर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये सुनना चाहता हूं कि क्या सच में आप अच्छा भारत चाहते हैं? यदि आप अच्छा भारत चाहते हैं तो आज आप आश्वस्त करिए कि आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, और अभी हम फिर आपको वो प्रक्रिया समझाना चाहेंगे 2 मिनट के अंदर, जिसका आपको पालन करना है। यदि आप ये 2 चीजें कर देंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको इन राजनेताओं के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। 5 मौलिक अधिकार और महालक्ष्य इन राजनेताओं से इतने बड़े हो जाएंगे कि देश का शपथकृत प्रधानमंत्री उसके सामने बौना होगा। कोई भी व्यक्ति उन 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से छेड़खानी करने की स्थिति में नहीं होगा। आदरणीय मैथिली शरण जी, प्रार्थना है आपसे कि थोड़ा समय की सीमा है तो अपनी बात संक्षेप में। मैंने अपनी बात रख दी, अब तो मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं कि क्या आप अच्छा भारत का संकल्प लेंगे, और क्या आप 2 मिनट में मुझे सुनना चाहेंगे कि आपको क्या करना होगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ना मैं आपकी सोच बदलूंगा, ना आपका चिंतन बदलूंगा, ना क्रियाकलाप बदलूंगा, ना आपसे धन लूंगा। बस केवल एक संकल्प लेना है। तो इस बारे में मैं 2 मिनट में आप लोगों की बात सुनना चाहूंगा। जी अवश्य, हम चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, और आपके जो विचार हैं वो प्रकृति के साथ एकात्मता का विचार है, वो हमारे ऋषि मुनियों के ही विचार हैं, जो आप आज आधुनिक स्वरूप में उसको ले आए हैं। लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि चूंकि आज की सभा हमने मीटिंग जो रखी हुई है वो किन्हीं अन्य विषयों पर रखी हुई है, तो आपके जो क्रांतिकारी विचार हैं उनके लिए हम एक स्पेशल मीटिंग रखेंगे ताकि आपको उचित अवसर दिया जा सके और उस पर संपूर्ण रूप से हम चर्चा कर सकें। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने सारी बातें कही हुई हैं, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है उन चीजों का, तो इसलिए एक नए मार्गदर्शन में हमें उन चीजों को जानने की आवश्यकता है, और सदैव आपके मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आदरणीय आदित्य द्विवेदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे रत्न को वो छांट कर ले आए। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया हमारी बैठकों में आप शामिल होया कीजिए, ताकि जन सामान्य में जो तमाम तरीके की भ्रांतियां फैली हुई हैं और जो प्रकृति से एकात्मता का आप संदेश देना चाहते हैं वो अवश्य दिया करें। इस कृत्रिम जो मानसिकता में हम रह रहे हैं उससे हम बाहर आ सकें। बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं मातृ शक्तियों में आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय माधुरी शुक्ला जी को।